guys, welcome back to my channel Powerpuff Girl. I hope you all are doing fine and are safe at your homes. So guys, I am again back with a new video on my channel और आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो न्यूरोलॉजी का टॉपिक है. So before proceeding further, please do like, share and subscribe my channel and press the bell button for further notifications. So guys, let's start with today's video. जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है पार्किंसंस डिजीज़. सो लेट्स स्टार्ट. आज मैं आपको पार्किंसंस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तक बताऊंगी. जो वीडियोस के फर्दर पार्ट आएंगे उसमें मैं आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी. तो जो आज की वीडियो का पार्ट है, जो पार्किंसंस डिजीज़ का फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन कि पार्किंसंस डिजीज़ आखिर होता क्या है. पार्किंसंस डिजीज़ इज़ अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट ऑफन इम्पेयर्स द सफरर्स मोटर स्किल्स, स्पीच एंड अदर फंक्शंस. जो पार्किंसंस डिजीज़ है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट है उसकी जो स्पीच है, मोटर फंक्शन है, वो इम्पेयर हो जाता है. इसमें मसल रिजिडिटी होती है, ट्रेमर होते हैं और ब्रेडिकाइनेसिया होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी. तो पार्किंसोनिज्म हम किसे कहते हैं? पार्किंसोनिज्म हम जो वर्ड है, जो टर्म है, वो पार्किंसंस के सिम्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि होता है ट्रेमर, स्टिफनेस एंड ब्रेडिकाइनेसिया. ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लोनेस इन मूवमेंट. ये बेसिकली होता है लॉस ऑफ डोपामीन की वजह से. जो डोपामीन होता है उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है. तो जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था बाय जेम्स पार्किंसन इन 1817 और इस कंडीशन को पॉपुलरली इट वाज नोन एज शेकिंग पाल्सी. नाउ पार्किंसंस डिजीज़ इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव इन्वॉल्विंग a degeneration of cells in basal ganglia and substantia nigra leading to deficit of dopamine. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें जो बेसल गैंग्लिया और सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसमें डीजेनरेशन होने लग जाती है सेल्स की और जो डोपामीन लेवल है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस होने लगती है, रिजिडिटी होने लगती है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम आती है और ऑटोमेटिक रिएक्शंस होने लग जाते हैं. तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? और अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखें तो जो डैमेज्ड न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा के, जिनको लुई बॉडी बोलते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसंस डिजीज़. इट मीन्स इन पार्किंसंस डिजीज़ देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लुई बॉडीज़ और इसे हम लुई बॉडी डिजीज़ भी कहते हैं. तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो पार्किंसंस डिजीज़ है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और इसमें लुई बॉडी फॉर्मेशन होने लग जाता है. जो बेसल गैंग्लिया है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसमें डीजेनरेशन होने लग जाती है सेल्स की. जो डोपामीन का लेवल है वो कम होने लग जाता है और इसे हम लुई बॉडी डिजीज़ या फिर शेकिंग पाल्सी भी कहते हैं. अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में सबसे पहले है इडियोपैथिक. इडियोपैथिक मीन्स नो कॉज. फिर उसके बाद है मल्टी इन्फार्क्ट एथेरोस्क्लेरोसिस. अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है तो उससे भी पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है. केमिकल टॉक्सिसिटी दैट ऑफ मैंगनीज, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, साइनाइड एक्सेट्रा. ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म भी हो सकता है. ट्रोमैटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं और मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं. अब इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? पार्किंसन डिजीज़ इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर और इसकी जो ऑनसेट है, जो एज जिस एज ग्रुप के पीपल को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है 50 to 65 ईयर्स और इससे मेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है. तो अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी और इटियोलॉजी डिस्कस की, जिसमें हमने ये देखा कि पार्किंसंस डिजीज़ होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है.
उसके बाद है इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि डीजेनरेशन होने लग जाती है सेल्स की इन बेसल गैंग्लिया एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। जो डोपामीन लेवल है वो कम होने लग जाता है। डोपामीन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल पार्किंसन डिजीज़ में कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। जो कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब जब डोपामीन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो जो डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं बेसल गैंग्लिया में, जिनको हम स्ट्राइटम बोलते हैं, वो अच्छे से एडिक्वेटली स्टिमुलेट हो नहीं पाते हैं। इसकी वजह से देयर इज़ डिक्रीज्ड और एब्सेंट इनिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द कोलिनर्जिक पाथवे कॉजिंग एक्सेसिव एक्साइटेशन ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। जो स्ट्राइटम है वो एडिक्वेटली स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव एक्साइटेशन हो जाती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की, और इसकी वजह से रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है, ट्रेमर्स होते हैं और डिसऑर्डर्स होते हैं गेट एंड बैलेंस के। पार्किंसंस डिजीज़ में कौन से टाइप का गेट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी पैथोलॉजी में हमने डिस्कस किया कि पार्किंसंस डिजीज़ में जो बेसल गैंग्लिया है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसमें डीजेनरेशन होने लग जाती है सेल्स की, जिसकी वजह से जो डोपामीन का लेवल है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, वो अफेक्ट होने लग जाती है और एक्सेसिव एक्साइटेशन होने लग जाती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके जो 3 प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं, 3 क्लिनिकल फीचर्स जो पार्किंसंस के होते हैं, मोटर सिम्टम्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ट्रेमर। कि ट्रेमर होता क्या है? जो हमारी बॉडी पार्ट्स की इनवॉलेंट्री ऑसिलेशन होती है उन्हें हम ट्रेमर कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है 3.5 to 7 हर्ट्ज़। तो जो ट्रेमर्स है ये क्लिनिकल पार्ट है, क्लिनिकल फीचर है पार्किंसंस डिजीज़ का, और इसके अंदर इनवॉलेंट्री ऑसिलेशंस होने लग जाती हैं बॉडी पार्ट्स की, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेंज करती है 3.5 to 7 हर्ट्ज़। अब जो ट्रेमर्स हैं वो भी आगे काफ़ी टाइप्स। तो जो फर्स्ट टाइप का ट्रेमर है वो है रेस्ट ट्रेमर। तो रेस्ट ट्रेमर होता क्या है? जो रेस्ट ट्रेमर है ये मैक्सिमल होता है ड्यूरिंग रेस्ट, और ये वॉलेंट्री मूवमेंट के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है। सो इट इज़ नोन एज रेस्ट ट्रेमर। उसके बाद है पोस्चरल और सस्टेंशन ट्रेमर। द ट्रेमर्स में बी प्रेजेंट व्हेन होल्डिंग अप द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स विच आर नोन एज पोस्चरल और सस्टेंशन ट्रेमर। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का ट्रेमर है वो है एक्शन ट्रेमर। सो जो एक्शन ट्रेमर होते हैं, जब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब पेशेंट कोई भी वेरियस एक्शंस परफॉर्म करता है वो उसके टाइम पे होता है, तो उसे हम एक्शन ट्रेमर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का ट्रेमर है वो है इंटरनल ट्रेमर। इंटरनल ट्रेमर का मतलब है कि जो ट्रेमर है वो सिर्फ पेशेंट ने फील किया, और जो एग्जामिनर है इट इज़ नॉट सीन बाय द एग्जामिनर। सो द इंटरनल ट्रेमर इज़ ओनली फेल्ट बाय द पेशेंट एंड नॉट सीन बाय द एग्जामिनर, दैट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेमर। उसके बाद है पिल रोलिंग ट्रेमर। इसे प्रोनेशन सुपिनेशन ट्रेमर भी कहते हैं, और ये जो डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटी होता है उसको इफेक्ट करता है, एंड इट इज़ टिपिकली यूनिलेटरल एट ऑनसेट, वन साइडेड होता है। जो ट्रेमर्स होते हैं वो यूजुअली बिगिन करते हैं इन वन हैंड, और उसके बाद वो अदर साइड्स में स्प्रेड होते हैं। फीट, लेग्स, जॉ, हेड एंड नेक कैन ऑल्सो शो ट्रेमर्स। तो अभी तक जो पार्किंसन का फर्स्ट क्लिनिकल फीचर था जो कि ट्रेमर्स होते हैं, हमने वो डिस्कस किया कि ट्रेमर्स होता क्या है और कितने टाइप के ट्रेमर्स होते हैं। उसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी होती क्या है? इट इज़ एन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेचिंग अ मसल पैसिवली थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। और जो रिजिडिटी होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है लेड पाइप रिजिडिटी और एक होती है कॉगविल रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी वो होती है जिसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म रहती है, और जो कॉगविल रिजिडिटी होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो इंटरमिटेंट होती है पर यूनिफॉर्म होती है,
और जो लेड पाइप होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होती है। उसके बाद है ब्रेडिकाइनेसिया एंड एकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लोनेस इन इनिशिएटिंग अ मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट को बहुत धीरे धीरे करना, उसको ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। उसके बाद है जो ब्रेडिकाइनेसिया होता है, इसमें जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा होता है। जो पेशेंट होता है वो यूजुअली कंप्लेन करता है कि उसे बेड के ऊपर रोल करने में प्रॉब्लम आ रही है। जो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एक्शंस होते हैं लाइक शर्ट को बटनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। और जो ब्रेडिकाइनेसिया है ये इनएबिलिटी या डेफिशिएंसी की वजह से होता है ऑफ द बेसल गैंग्लिया टू इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद है पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस। तो पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस में जो पेशेंट है वो स्टैटिक या डायनेमिक पोस्चर उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कैम्प्टोकॉर्मिया। कैम्प्टोकॉर्मिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो एक स्टूप फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड पोस्चर को डेवलप कर लेता है और जो हेड और शोल्डर है वो एक राइट एंगल पे बेंड हो जाते हैं रिलेटिव टू द ट्रंक। उसके बाद है स्कोलियोसिस, इसमें भी गेट एंड पोस्चर की डिस्टर्बेंसेस होती है। फिर है शफलिंग गेट। जो पार्किंसंस डिजीज़ का पेशेंट होता है उसका यूजुअली शफलिंग गेट होता है। शफलिंग गेट का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टेप्स लेता है जब वो चलता है, विथ फीट बेयरली लीविंग द ग्राउंड। और अगर उसके कोई भी ऑब्स्टेकल आता है चलते हुए तो पेशेंट गिर जाता है। और जो आर्म स्विंग होती है वो भी पेशेंट की कम होती है। उसके बाद है फेस्टिनेशन, क्योंकि उसमें ये कॉम्बिनेशन होता है स्टूप पोस्चर का, इम्बैलेंस का और शॉर्ट स्टेप्स का। तो ये प्रोग्रेसिवली जो गेट है वो फास्टर एंड फास्टर हो जाता है और जो पेशेंट है वो एंड में गिर जाता है, तो इसको फेस्टिनेशन गेट बोलते हैं। उसके बाद होता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया होता है एबनॉर्मल पेनफुल ट्विस्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो कि मेनली एंकल और फुट को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद इसमें जो पेशेंट है उसको स्पीच एंड स्वेलिंग की डिस्टर्बेंसेस भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोफोनिया। हाइपोफोनिया का मतलब होता है सॉफ्ट स्पीच। सॉफ्ट स्पीच फैसिनेटिंग होती है, एक्सेसिवली रैपिड होती है और जो स्पीच होती है वो पुअर इंटेलिजिबल स्पीच होती है। उसके बाद होता है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग होता है ड्रोविंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ और ये इसलिए होता है क्योंकि जो डिक्रीज्ड स्वेलिंग होती है पर जो सलाइवा है उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है। उसके बाद होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। और फिर है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। जो बाकी के मोटर फंक्शंस हैं उसमें आएगा कि जो पेशेंट है उसको फटीग होती है, हाइपोमिमिया होता है। हाइपोमिमिया का मतलब होता है मास्क लाइक फेस। और उसके बाद उसको ग्रॉस मोटर इम्पेयर्ड ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन होती है और माइक्रोग्राफिया होता है। माइक्रोग्राफिया का मतलब है स्मॉल क्रैम्प्ड हैंड राइटिंग। और उसके बाद जो अदर कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एंकल स्वेलिंग हो सकती है, निस्टैगमस हो सकता है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, डबल विजन हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, मसल एट्रोफी एंड मसल वीकनेस हो सकती है, इंक्रीज्ड रिस्क हो सकता है गिरने का और उसके बाद इम्बैलेंस हो सकता है। इसमें एक चीज़ है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये जो पार्किंसंस डिजीज़ है उनके पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयली सिक्रीशंस हो जाती हैं पर्टिकुलरली ऑन द फोरहेड एंड स्कैल्प, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ग्रीसी हो जाती है, इची हो जाती है और फ्लेकी हो जाती है और इसमें स्कैल्प में एक्सेसिव डैंड्रफ भी हो जाता है। न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में डिमेंशिया आएगा और परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। डिमेंशिया में जो स्लोइंग हो जाएगी थॉट प्रोसेस की, डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी थॉट मेमोरी बिहेवियर में। और उसके बाद ऑटोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है जैसे कि मैंने आपको भी बताया, स्वेटिंग डिसफंक्शन हो सकता है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी क्या है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि ट्रेमर्स क्या होते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, एकाइनेसिया क्या होता है, रिजिडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है,
और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसमें जो बाकी के मोटर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आएंगी, और पार्किंसंस डिजीज़ का जो पेशेंट होता है उसका गेट कैसा है। तो ये मेरी वीडियो का आज फर्स्ट पार्ट था। जो पार्किंसंस डिजीज़ की वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है और एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट करने में। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जो मेरी इंस्टाग्राम लिंक है दोनों आईडीज़ का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए, चाहे वो ऑर्थो के हो, न्यूरो के हो, गायनी, कार्डियो, मेडिसिन, सर्जरी, एनीथिंग, you can DM me on my Instagram. I will be providing you my paid notes, the PDF of my notes. So thanks for today. Have a nice day.